हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पढ़ा था, जो कि आपकी 1986 में आई थी। ठीक है, तो उसमें हमने पढ़ा था कि क्या क्या इन्होंने अपने प्लान ऑफ एक्शन में 24 पार्ट्स में उन्होंने क्या क्या मेंशन करा था, क्या उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट में मेंशन करा था, क्या उसकी मेरिट्स डीमेरिट्स सही थे, उन सब के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, आई होप आप सबको वो वीडियो समझ में आई होगी। जिसने नहीं देखी है वो देख लीजिएगा, और कोई भी अगर परेशानी है या कोई भी दिक्कत दुविधा है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। मैं वो पॉइंट आपको क्लियर कर दूँगी, उसके लिए अलग से कोई शॉर्ट वीडियो आपके लिए अपलोड कर दूँगी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। अब 2005 में एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आपका आया। ठीक है, तो ये है क्या, इसके बारे में पढ़ते हैं। एनसीईआरटी सभी ने सुना होगा। आज के टाइम पे तो मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में जो ज़्यादातर सीबीएसई बोर्ड के स्कूल्स हैं, सब में एनसीईआरटी ही आपकी लग रही है। ठीक है ना, सभी ज़्यादातर स्कूल्स एनसीईआरटी को ही प्रेफर करते हैं, स्पेशली जो आपकी सीनियर क्लासेज होती हैं 9th 10th 11th एंड 12th में। ठीक है, तो एनसीईआरटी, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, तो इसने जो है एक गाइडिंग डॉक्यूमेंट आपका दिया था गवर्नमेंट को। ठीक है, जो बताता है स्कूल्स के सिलेबस कैसा होना चाहिए, टेक्स्ट बुक्स किस तरीके की होनी चाहिए, टीचिंग किस तरीके से होनी चाहिए, क्या एम होना चाहिए, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए हमारे एजुकेशन का। ठीक है ना, और हम किस तरीके से मूव कर सकते हैं फ्रॉम रोट लर्निंग टू हॉलिस्टिक एंड चाइल्ड सेंटर्ड डेवलपमेंट की तरफ, कि बच्चों को रट्टाफिकेशन ना कराया जाए, बच्चों को रूट लर्निंग ना सिखाई जाए। कि बच्चों, हम लोग आपको लोग भी शायद 6th 7th 8th क्लास में, हम लोग छोटे क्लासेस में क्या करते थे, क्वेश्चन आंसर्स होते थे, तो क्वेश्चन आंसर याद कर लिए, चैप्टर में क्या है क्या नहीं उसका तो हम कुछ वो पता ही नहीं होता था, क्वेश्चन आंसर याद कर लिए, एग्जामिनेशन वो क्वेश्चन आ गया, आंसर लेके आ गए। यही तो रोट लर्निंग होती है। फिर थोड़ा थोड़ा बड़े होते हैं, हम 12th में आते हैं, तो हम चीज़ों को थोड़ा थोड़ा समझना शुरू करते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेनी शुरू करते हैं चैप्टर्स की। इंग्लिश सब्जेक्ट की जैसे हम पैराग्राफ समझ लेते हैं, फिर अपनी लैंग्वेज में आंसर को लिख देते हैं, तो वो होती है बच्चे की थोड़ी थिंकिंग, उसमें थोड़ी डेवलप हुई, उसने अंडरस्टैंडिंग करी। तो हम रोट लर्निंग से होलिस्टिक डेवलपमेंट की तरफ मूव करें। होलिस्टिक डेवलपमेंट क्या होता है, बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट होना, उसका दिमाग भी विकसित होना, फिजिकल डेवलपमेंट भी, मेंटल डेवलपमेंट भी, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी, सब तरीके का डेवलपमेंट, जितने भी डेवलपमेंट होते हैं वो सब होलिस्टिक डेवलपमेंट के अंदर आ जाते हैं। आपके चाइल्ड सेंटर्ड डेवलपमेंट होना, कि जो आपकी टीचिंग हो, जो लर्निंग हो, वो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, बच्चों के अनुकूल होनी चाहिए। ठीक है ना, जो साइकोलॉजिकल एज है बच्चों की, उसी के अकॉर्डिंग जो है बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। जैसे कि प्राइमरी लेवल के अगर बच्चे हैं तो उन्हीं को उनके ही अकॉर्डिंग उनको पढ़ाया जाना चाहिए। कि ऐसा नहीं कि भाई नर्सरी क्लास का बच्चा, अब आप उसको CAT कैट बना सिखा दोगे तो उसको नहीं समझ में आएगा। भाई पहले उसको अल्फ़ाबेट्स की पहचान होनी ज़रूरी है या नहीं, उसको अल्फ़ाबेट्स बनाने आने चाहिए, जब तो वो CAT कैट लिख पाएगा। ठीक है ना, तो एक साइकोलॉजिकल एज के अकॉर्डिंग और लेवल के अकॉर्डिंग ही बच्चों को जो है एक चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग आपकी होनी चाहिए। तो एनसीईआरटी ने कुछ गाइडलाइंस पेश करी कि हम किस तरीके से स्कूल्स के सिलेबस को हमें किस तरीके से स्ट्रक्चर करना चाहिए, टेक्स्ट बुक्स हमें किस तरीके की, कौन सी टेक्स्ट बुक्स, किस राइटर की टेक्स्ट बुक, किस, है ना, वो सब इन्होंने गाइडलाइंस दी। उसके ऊपर टीचिंग किस तरीके की होनी चाहिए जिससे इफेक्टिव लर्निंग हो सके, है ना, क्या एम होना चाहिए हमारे इंडियन एजुकेशन का कि हम मूव कर सकें, और हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं कि हम रोट लर्निंग से होलिस्टिक डेवलपमेंट की तरफ मूव करें हम। ठीक है, तो ये इसने कुछ गाइडलाइंस उस डॉक्यूमेंट में मेंशन करी थी। ठीक है, तो इसने एम्फेसाइज डाला था कनेक्टिंग नॉलेज टू रियल लाइफ, कि हम जो है ज्ञान को रियल लाइफ से कनेक्ट करके गेन करें, एग्ज़ाम का प्रेशर बच्चों पे थोड़ा कम करें। ठीक है ना, एनरिचिंग द करिकुलम बियॉन्ड टेक्स्ट बुक्स, जो करिकुलम है वो टेक्स्ट बुक से थोड़ा परे होना चाहिए। कि करिकुलम जो है सिर्फ एक टेक्स्ट बुक तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, कि इसमें RS अग्रवाल की बुक लगेगी, इसमें NCERT की बुक लगेगी, इसमें JB खन्ना की बुक लगेगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। टेक्स्ट बुक तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। करिकुलम में को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए और सारी अनदर एक्टिविटीज़ पे भी ध्यान दिया जाना चाहिए। और जो पढ़ाया जाए वो सिर्फ इस बेसिस पे नहीं पढ़ाया जाना चाहिए कि बच्चे एग्ज़ाम क्लियर कर लें। ठीक है ना, तो एग्ज़ाम का भी कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए बच्चों पे। करिकुलम आपका बहुत ही एडवांस होना चाहिए, बियॉन्ड टेक्स्ट बुक से भी थोड़ा अलग हटके होना चाहिए, और जिससे बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग इम्प्रूव हो, उसके अंदर क्रिएटिवनेस आए और इंक्लूसिव लर्निंग हो सके सभी स्टडीज़ में।
ठीक है ना। इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है, जहाँ पे सब एक साथ एक समान कंसिडर किए जाते हैं बच्चे, सबकी एक साथ ग्रोथ होती है, बच्चे की सेल्फ प्रोग्रेस होती है, ठीक है ना। इंक्लूसिव लर्निंग सबको एक समान मानना, ऐसा नहीं है कि भाई ये तो डल है तो ये तो कर ही नहीं सकता, ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो ये कर लेगा तो इसको ज़्यादा पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, ये डल है ये कुछ कर नहीं सकता तो इसलिए इसे कोई ज़्यादा पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंक्लूसिव लर्निंग का मतलब होता है सबको साथ लेकर चलना, बच्चे को जो डल है उसको उसके अकॉर्डिंग पढ़ाना, जो इंटेलिजेंट है उसको उसके अकॉर्डिंग पढ़ाना, जिससे कि एक समावेशन रह सके एजुकेशन में, एक इंक्लूसिव लर्निंग हो सके, ठीक है। तो बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग को हम विकसित करें, उसके अंदर क्रिएटिवनेस लेके आएँ, ठीक है। उस बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट की हम बात करें, करिकुलम को थोड़ा और एनरिच करें, टेक्स्ट बुक से थोड़ा अलग हट के भी सोचें करिकुलम में हम क्या इंक्लूड कर सकते हैं, एग्ज़ाम प्रेशर बच्चों पे थोड़ा कम करें, ठीक है ना। और बच्चों को जो नॉलेज दी जाए वो रियल लाइफ से कनेक्ट करके दी जाए, ठीक है ना। जैसे कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हो तो उनको एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू आप करके उनको समझाइए, है ना। तो रियल लाइफ से कनेक्ट करके आप बच्चों को समझाएं, ठीक है। जैसे कि आप लोग 10th क्लास में मैथ्स में पढ़ते हो, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो, ये साइन थीटा कोस थीटा है, तो अभी तो आप लोगों को शायद लगता होगा कि ये साइन थीटा कोस थीटा क्या है भाई, क्या ज़रूरत पड़ रही है इसके आगे चल के। लेकिन पता है जब किसी, क्योंकि हमने अपनी बीएससी जब थी तो हमने उसमें उस टाइम हमारे पास फिजिक्स थी, तो हमने अपने कॉलेज की बिल्डिंग जो होती थी इसकी हाइट मेजर करने के लिए हम ये साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का यूज़ होता है, ठीक है ना। तो उसमें एक एपरेटस होता है, उस एपरेटस से हम क्या करते थे, एंगल मिलते थे, एंगल की मेजरमेंट लेते थे 3-4 बार, उस एंगल के अकॉर्डिंग ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो हम लोग मेजर कर ही सकते हैं कि ये बिल्डिंग हमसे कितनी दूर है, वो तो आप नॉर्मली भी मेजर कर सकते हैं, ये हम लोग को ये हम लोग मेजर कर लेते थे। और एंगल एपरेटस से कई सारे उसकी 2-3 बार एक्सपेरिमेंट करके कई सारी वैल्यूज़ निकालते थे, और उन सब वैल्यूज़ को सॉल्व करके साइन थीटा फॉर्मूला लगा के हाइट निकाल के उन सब का एवरेज लेके ओवरऑल हाइट आपकी निकलती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसा मत समझना कि ये सब क्या चीज़ है। तो चीज़ों को अगर रियल लाइफ से कनेक्ट करके सीखोगे तो लगेगा कि हाँ वाकई में इस चीज़ का ये यूज़ है, इसलिए ये पढ़ी जाती है। ऐसा नहीं कि भाई इसको पढ़ना है, क्योंकि कई बार दिमाग में आता है बच्चों के कि हम ये चीज़ पढ़ रहे हैं तो ये क्यों पढ़ रहे हैं भाई, आगे चल के इसका क्या यूज़ है ना। नहीं, ऐसा कई बार हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, हर चीज़ का एक अपना अपना यूज़ होता है। रिसर्च वर्क में ये चीज़ें बहुत काम आती हैं, जहाँ पे आप इक्वेशन खुद से ड्राइव करते हो, जब आप रियल लाइफ प्रॉब्लम को आप सॉल्व करते हो। आप लोग को प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए दिए जाते हैं, जैसे कि अभी कोविड आया था तो आप लोगों ने उसके रिसर्च पेपर्स अगर पढ़े हो, नहीं पढ़े तो आप देखना एक बार। रिसर्च पेपर्स में हम लोग कोविड के ऊपर एक रिसर्च पेपर्स आए थे 2-3, उसके ऊपर हमने प्रोजेक्ट पढ़ा था, इस वजह से वो मेरा पढ़ा हुआ था। तो उसमें हम लोग जो है कि सब कुछ एज्यूम करते हैं, कुछ असम्पशंस लेके चलते हैं कि, और फिर उसमें हम मैथमेटिकली हम इक्वेशंस खुद से ड्राइव करते हैं और ये पता लगाते हैं कि ये कोविड कब तक ख़त्म हो जाएगा या क्या इसका आने वाले फ्यूचर में इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उसके ऊपर एक प्रॉपर मैथमेटिकल इक्वेशंस को जो है कंस्ट्रक्ट किया जाता है, फिर उनको मैथमेटिकल अरिथमेटिक टूल्स के थ्रू उनको सॉल्व किया जाता है। तो ये टूल्स क्या होते हैं, यही तो होते हैं इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, आपके एलिमिनेशन में दुनिया भर की जो भी है कुछ सॉल्व करने के तरीके होते हैं। तो सब चीज़ को अगर आप रियल लाइफ से कनेक्ट करके सीखोगे तो नॉलेज अच्छी मिलेगी और वो बहुत ज़्यादा फिर इम्प्रेसिव भी लगेगी, है नहीं। तो इस करिकुलम के बारे में हम पढ़ते हैं कि इसका पर्पस क्या था। इसका पर्पस था बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस करना, बच्चे का पूरा विकास होना चाहिए। होलिस्टिक का मतलब होता है ऑल राउंड डेवलपमेंट, ठीक है ना। किसी का फिजिकल डेवलपमेंट, उसका मेंटल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, कैरेक्टर डेवलपमेंट, ठीक है ना। तो उसका पूरा विकास होना चाहिए उस बच्चे का, उसको होलिस्टिक डेवलपमेंट पे ध्यान दिया गया। दूसरा, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होनी चाहिए बच्चे की, उसको अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जानी चाहिए अलग अलग फील्ड में, जिससे कि उसकी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हो सके, उसका आईक्यू लेवल बढ़ सके, ठीक है। करिकुलम को थोड़ा इफ़ेक्टिव बनाया जाए, उसको थोड़ा और एनरिच करा जाए, जिससे कि एक इफ़ेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग क्लासरूम में आपकी दी जा सके, ठीक है। क्रिएटिव थिंकिंग को फोकस किया जाए, अलग अलग एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चों की क्रिएटिवनेस को थोड़ा इंक्रीज़ किया जाए। और दूसरा क्या है कि बच्चे जो हैं वो इतनी थिंकिंग पावर बच्चे की हो कि वो इंडिविजुअल थॉट्स आपका एक्सप्रेस कर सकें। मतलब हर बच्चे के अपने अपने विचार होंगे। अगर मान लो 7 बच्चे इंटेलिजेंट खड़े हैं तो 7 बच्चों के किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे अलग अलग विचार होंगे, ठीक है ना। तो इंडिविजुअल थॉट्स जो हैं वो बच्चे एक्सप्रेस कर पाएँ, उसको सोच पाएँ, एक थोड़ा कहते हैं थोड़ा कुछ हट के सोच पाएँ और उसको फिर एक्सप्रेस भी कर पाएँ, ठीक है ना। तो हमें बच्चों की इस चीज़ को भी विकसित करना था, ठीक है ना।
अब देखते हैं कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के कोर प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल, वही बात है कि नॉलेज को रियल लाइफ से कनेक्ट करके बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, डेली एक्सपीरियंसेस के थ्रू, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, ठीक है ना। तो इन सब के थ्रू बच्चों को, मतलब कहने का मतलब क्या, नॉलेज को रियल लाइफ से आप कनेक्ट करके बच्चों को पढ़ाया। शिफ्टिंग अवे फ्रॉम द रोड लर्निंग, ठीक है, वही पॉइंट है कि रोड लर्निंग से हमें बच्चे की ऑल राउंड डेवलपमेंट के ऊपर मूव करना है या नहीं। हमें एनकरेज करना है अंडरस्टैंडिंग को, थिंकिंग को, ना कि मैकेनिकल मेमोराइजेशन को, कि सब रट्टा मार लो और जो पेपर में आया क्वेश्चन आंसर आया उसको लिख के बस, ऐसा नहीं होना चाहिए। इनरिचिंग द करिकुलम, करिकुलम को आप थोड़ा एनरिच करो, उसके अंदर थोड़ी और एक्टिविटीज़ को, करिकुलर एक्टिविटीज़ उसके अंदर इंक्लूड करो, जैसे कि स्पोर्ट्स हो गए आपके, अलग अलग तरीके के कॉम्पिटिशन्स आ जाते हैं आपके, ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन, ये सब चीज़ें करिकुलम में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी ऐड करो, है ना, जिससे कि बच्चों का इंटरेस्ट जो है वो अलग अलग फील्ड में, अलग अलग एक्टिविटीज़ में जाके उनके अंदर क्रिएटिविटी आए, ठीक है ना, डाइवर्स एक्सपीरियंसेस वो गेन करें, ऐसा। फ्लेक्सिबल एग्जामिनेशन होना चाहिए। इंटीग्रेटिंग असेसमेंट्स इनटू क्लासरूम लाइफ, मेकिंग देम लेस स्ट्रेसफुल एंड मोर कंटिन्यूस, मतलब कि जो आपके असेसमेंट्स होते हैं वो आप अपने क्लासरूम में ही लीजिए। एक्सटर्नल एग्जामिनेशन पे इन लोगों ने ऐसा कुछ खास फोकस नहीं करा था, और एग्ज़ाम प्रेशर तो बच्चे को बिल्कुल ही नहीं डालना है। फोकस करना है कि बच्चा चीज़ों को समझे, उनको अंडरस्टैंड करे, ना कि ये सोचे कि मेरे को सिर्फ एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नर्चरिंग एंड आइडेंटिटी, इससे क्या हो, इन सब चीज़ों को करने से क्या होता है, एक डेमोक्रेटिक नेशनल आइडेंटिटी क्रिएट होती है बच्चे की, ठीक है ना। ठीक, तो अब हम पढ़ते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, क्या इसके रिफॉर्म्स रहे थे। चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच थी भाई, देखो, क्योंकि हर चीज़ जो है बच्चे की थिंकिंग के अनुकूल यहाँ पे पढ़ाई जाती थी, ठीक है ना। उसकी फिजिकल, इमोशनल एंड मेंटल डेवलपमेंट के यहाँ पे फोकस किया जाता था बच्चे का, ठीक है ना। तो हर चीज़ चाइल्ड सेंटर्ड थी आपकी करिकुलम में, ठीक है। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर बात करी गई थी, उसकी स्किल्स को प्रमोट करने की बात करी गई थी, क्रिएटिविटी लाने की बात करी गई थी उसके अंदर, और प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड बच्चे के अंदर होना चाहिए, इस चीज़ की बात करी गई थी। इंक्लूजन एंड इक्विटी की, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए बैकग्राउंड, कास्ट एंड जेंडर पे, ठीक है ना। सभी को एक समान माना जाए, बच्चे को उस सबको एक समान मान के पढ़ाया जाना चाहिए। एंड इक्विटी होनी चाहिए। देखो, एक टर्म होता है इक्वालिटी और एक टर्म होता है इक्विटी। आप बीएड सेकेंड ईयर में भी आप बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे वैसे तो, कि इक्वालिटी और इक्विटी में डिफरेंस क्या होता है। देखो, इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे मैच चल रहा है, क्रिकेट मैच चल रहा है, ठीक है। एक बच्चा, उसकी हाइट तो बहुत बड़ी है, ये दीवार है, इस दीवार के बियॉन्ड आपका मैच हो रहा है। एक लड़का है, वो उसकी हाइट थोड़ी बड़ी है तो वो तो उस मैच को देख पाएगा, और एक छोटा लड़का है, वो उसके पास अपॉर्चुनिटी तो है मैच देखने की, लेकिन हाइट छोटी होने की वजह से वो उस मैच को देख नहीं पा रहा। मतलब इक्वालिटी है ये, ठीक है ना, कि दोनों को मैच देखने के लिए अलाउड है, दो बोथ आर अलाउड टू सी द मैच, ठीक है ना। जो आपका इस दीवार से इस साइड हो रहा है, लेकिन ये तो देख पा रहा है क्योंकि इसकी हाइट ठीक है, लेकिन ये नहीं देख पा रहा क्योंकि ये इस दीवार से इसकी हाइट छोटी है, जिसकी वजह से वो मैच को देख नहीं पा रहा। लेकिन इसके पास अपॉर्चुनिटी है देखने की, इसको टिकट मिल गया, अंदर चला गया, देख पूरा रहा, लेकिन फिर भी नहीं देख पा रहा क्योंकि हाइट छोटी पड़ गई। इक्विटी में क्या होता है कि यहाँ पे आपका मैच चल रहा है, ये दीवार आ गई, ठीक है, और ये जो बड़ा हाइट वाला बच्चा था ये तो देख ही रहा था मैच को। इक्विटी में क्या होता है कि इसको यहाँ पे 2-3 बॉक्स एक के ऊपर एक रख दिए और इसके ऊपर इस बच्चे को खड़ा कर दिया, ठीक है। अब ये भी मैच एबल है देखने के लिए, तो ये होती है इक्विटी, ठीक है ना। कि इक्वालिटी में तो होता है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, इक्विटी में होता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी के साथ साथ रिसोर्सेज भी अवेलेबल करवाना, ठीक है ना। कि भाई हर बच्चे की अपनी अपनी क्वालिटी है, ठीक है ना। अगर हमें सबको एक समान पढ़ाना है, सबको एक लेवल पे लेके आना है, तो हो सकता है किसी बच्चे के लिए हमें कम रिसोर्सेज लगे और किसी बच्चे के लिए ज़्यादा रिसोर्सेज लगे, तो सबको एक लेवल पे लाना इक्विटी कहलाता है, इर्रेस्पेक्टिव कि किसको ज़्यादा रिसोर्सेज लग रहे हैं, किसको कम रिसोर्सेज लग रही हैं, बच्चे के अकॉर्डिंग वो चीज़ प्रोवाइड करवानी है हमें, वो होती है इक्विटी, ठीक है ना। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए लर्निंग में। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला था आपका, ठीक है, वही एक हिंदी हो गई, एक आपकी मदर टंग हो गई और एक आपकी इंग्लिश हो गई, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट्स, मतलब इसमें क्या था कि कुछ सब्जेक्ट्स आपके एक्स्ट्रा अलग से ऐड किए गए थे, जैसे कि आर्ट हो गया, हेल्थ हो गया, पीस एजुकेशन हो गई, इन तीनों चीज़ों को भी ऐड करा गया था, ठीक है ना, जिससे बच्चों के अंदर थोड़ी क्रिएटिवनेस लाए, ठीक है ना। उनकी क्रिएटिव स्किल्स उनकी थोड़ी और फोस्टर हो सकें, बढ़ सकें, ठीक है ना, वो थोड़ा अलग हट के सोच सकें।
अब देखते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स के बारे में। तो पहला है सोशल कॉन्टेक्स्ट, दूसरा है लर्निंग एंड नॉलेज, थर्ड है द प्राइमेसी ऑफ द एक्टिव लर्नर्स, फोर्थ है लर्नर्स इन कॉन्टेक्स्ट, फिफ्थ है डेवलपमेंट एंड लर्निंग, सिक्स्थ है करिकुलम एंड प्रैक्टिस एंड सेवन्थ है क्रिटिकल पैडागोजी। ठीक है, ये जो नोट्स हैं ये आपको थोड़ा बुक से डिफरेंट मिल सकते हैं, क्योंकि बुक में इतना डिटेल में नहीं था तो मैंने थोड़ा गूगल से भी लेके बनाए हैं नोट्स। ठीक है ना, तो एक एक करके हम इन कंपोनेंट्स को डिटेल में पढ़ते हैं। सोशल कॉन्टेक्स्ट के बारे में देखो, सोशल कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। देखो, जो बच्चे आपके मतलब बहुत ही बैकग्राउंड सेक्शन से बिलोंग करते हैं सोसाइटी में, जैसे कि मान लो कोई रूरल एरिया में रह रहा है, उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज सेक्शन है ना, जहाँ पे इतने एडवांटेज्ड नहीं है या बहुत बैकवर्ड सोसाइटी है ना, बहुत ही बेकार कंडीशन है वहाँ की, कि वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम भी इतना इनएडिक्वेट है, बिल्कुल भी ख़राब है एकदम जिसे कहते हैं। ठीक है ना, तो देखो सोशल कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। जैसे मान लो कि कुछ रीज़न होते हैं जिसकी वजह से बच्चे एजुकेशन प्रॉपर्ली नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि सोशल फैक्टर्स वहाँ पे कहीं ना कहीं एक रोल प्ले कर रहे होते हैं। कैसे? एक तो मान लो बच्चा कहीं रूरल एरिया में रह रहा है, या फिर कहो किसी बैकवर्ड सेक्शन से बिलोंग करता है, या फिर ये हो सकता है कि वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम ही इतनी अच्छी नहीं है नहीं, बहुत ही बेकार कंडीशन है वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम की उन एरियाज़ में। ठीक है, या कुछ थोड़ा जेंडर बाइस भी चलता है फैमिलीज़ में, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है गर्ल्स के लिए, जो स्कूल जाना चाहती है बट बिकॉज ऑफ जेंडर वाइज वो नहीं जा पाती एजुकेशन लेने के लिए। ठीक है ना, ठीक है, और क्योंकि पेरेंट्स को लगता है कि गर्ल्स को एजुकेट करना तो कोई ऐसी ज़रूरी बात नहीं है, तो फिर भी शादी करके दूसरे घर ही जाना है, तो रोटी वगैरह बनानी है। लड़कों को पढ़ाओगे तो लड़का आगे चल के हमें रेस करेगा, हमारा ध्यान रखेगा, कमाएगा, तो लड़कों को पढ़ाना वही सब जो थोड़ी होती है टिपिकल थिंकिंग वो सब, तो इसी वजह से गर्ल्स की शादी कर दी जाती थी। तो जो लड़कियां चाहती भी थी एजुकेशन लेने तो वो भी नहीं ले पाती थी, क्योंकि थोड़ा फैमिली फैक्टर रहता था, थोड़ा पॉवर्टी भी हो जाता था, थोड़ा जेंडर वाइज रह जाता था, कहीं से कंडीशन अच्छी नहीं होती थी एजुकेशन सिस्टम की। ठीक है ना, तो ये कुछ बहुत सारे फैक्टर्स हो जाते थे जिसकी वजह से बच्चे एजुकेशन नहीं ले पाते थे, सोशल फैक्टर्स हो जाते थे ये। तो इसी वजह से नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है इसने स्कूल्स को बोला कि स्कूल्स जो है कुछ पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस अपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें। पैडागोजिकल प्रैक्टिसेस क्या होती है? पैडागोजी का मतलब क्या होता है? टीचिंग मेथड्स, वो अपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें। जैसे कि क्रिटिकल अवेयरनेस हो गई, ओपननेस टू इंगेज विद डिफरेंट कम्युनिटीज़ के साथ वो इंगेज करें, जिससे कि अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकें। ठीक है ना, एक्सचेंज कर सकें अपने आइडियाज़ को। तो इससे क्या होगा, थोड़ा जागरूकता फैलती है। ठीक है ना, समाज में कि हाँ भाई वाकई में जो शिक्षा है एक बहुत ही महत्वपूर्ण अस्त्र है जिसे कहते हैं, तो अवेयरनेस होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी वजह से इसने जो है कुछ पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करने की भी बात कही थी। तो ये कंपोनेंट्स हैं। तो उसमें पहला जो कंपोनेंट था आपका सोशल कॉन्टेक्स्ट, वो यही बताता है कि कुछ बच्चे जो आपके डिसएडवांटेज सेक्शन से बिलोंग करते हैं, को माइनॉरिटी है या SC/ST है, बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करता है, तो या फिर कहो कि किसी जगह पे एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं, तो वो बच्चे एजुकेशन नहीं ले पाते, थोड़ा जेंडर वाइज रहता था आपका। ठीक है ना, जेंडर वाइज रहता था, वो भी एक बहुत वैसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि उन लोगों को लगता था, तो पेरेंट्स को लगता था कि लड़कियों को एजुकेशन देना कोई वैल्यू वाली बात नहीं है, तो उनकी शादी करा दी जाती थी। तो इसी वजह से इन्होंने जो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ने इस कंपोनेंट को ध्यान में रखते हुए उसने क्या बोला स्कूल को कि आप अपने यहाँ पे पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करें, क्रिटिकल अवेयरनेस आप फैलाएं, डिफरेंट कम्युनिटी से इंगेज करें। ठीक है ना, ओपननेस लेके आएँ सबके अंदर, जिससे कि सब अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकें, एक्सचेंज कर सकें और जागरूकता फैल सके शिक्षा के लोग। ठीक है, सेकेंड कंपोनेंट आता है लर्निंग एंड नॉलेज। देखो, लर्निंग जो है it should be facilitated in such a way that it attracts the attention of the students rather than confining to the traditional methods of education. New approaches should be sought out. ठीक है, जो लर्निंग है आपकी वो इस तरीके से होनी चाहिए जो बच्चों को अट्रैक्ट करे अपनी तरफ। ठीक है ना, बच्चों का ध्यान लर्निंग पे जाए, लर्निंग खुद बच्चों को अट्रैक्ट करे, इस तरीके की इफेक्टिव लर्निंग बच्चों को दी जानी चाहिए अलग अलग टीचिंग एड्स के थ्रू। ठीक है ना, जो ट्रेडिशनल मेथड चलता आ रहा था उसको फॉलो ना करके कोई नया मेथड टीचिंग का उसमें आपको फॉलो किया जाए। जैसे आजकल तो बहुत सारे एजुकेशनल टूल्स आ रहे हैं, प्रोजेक्टर्स आ रहे हैं, जिससे बच्चों की और इफेक्टिव लर्निंग होती है, उनको अच्छा भी लगता है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू बच्चों को समझाया जाए, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू बच्चों को समझाया जाए, डिफरेंट टीचिंग एड्स आज आपके आ रहे हैं। तो ब्रॉड लर्निंग पे ध्यान न दिया जाए, इफेक्टिव लर्निंग हो जिसमें बच्चे को एंटरटेनमेंट से भी फील हो, उसको इंटरेस्ट भी आए, है ना, और वो लर्निंग की तरफ अट्रैक्ट करेगा, तभी तो वो अच्छे से सीख पाएगा। तो फोकस इस चीज़, और फिर नॉलेज भी बढ़ेगी। ठीक है ना, तो इस चीज़ पे थोड़ा फोकस किया जाए, नए नए अप्रोचेस लाए जाएँ। ठीक है ना, जिससे कि हम किस तरीके से इफेक्टिव लर्निंग कर सकते हैं अपने क्लासरूम्स में।
द प्राइमेसी ऑफ एक्टिव लर्नर्स मतलब देखो इसमें क्या, देखो जो स्कूल्स होते हैं, जो आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वही तो एक ज़रिया है एजुकेशन बच्चों तक पहुंचाने का, ठीक है ना, जिससे कि वो हमारी सोसाइटी के बारे में जान पाते हैं, हमारे कल्चर के बारे में जान पाते हैं, या हमारे आसपास के वर्ल्ड के बारे में वे बच्चे जान पाते हैं। तो वो यही दो माध्यम है, स्कूल्स एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जिनकी वजह से बच्चों को इन सब के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस ही तो है लर्निंग का, ठीक है। अब मान लो इन्हीं में ही अगर जो आपकी मेथडोलॉजीज़ होती हैं, जो मेथड्स होते हैं टीचिंग के, अगर वही ठीक तरीके से नहीं होंगे तो फिर आपकी लर्निंग बेटर कैसे होगी, बच्चों की नॉलेज इंप्रूव कैसे होगी, ठीक है ना। तो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच आपकी होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच की बच्चों के अनुकूल आप अपने यहाँ पे पेडागोजी या टीचिंग मेथड, पेडागोजी का मतलब क्या होता है, टीचिंग मेथड्स, ठीक है ना, टीचिंग मेथड्स। तो ये आप अपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें, जिससे बच्चों को एनकरेजमेंट मिले कि वो भी अपने ओपिनियंस को जो है एक्सप्रेस कर सकें, उनके अंदर क्यूरियोसिटी जागे कि हाँ ऐसा है तो क्यों है, या ऐसा है तो क्यों नहीं है। वो दे आर एबल टू आस्क क्वेश्चंस टू देयर टीचर्स, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि टीचर क्वेश्चन बोलता है, बच्चा आंसर दे देता है, डेट्स ऑल। लेकिन अगर टीचर को समझा रहा है और बच्चा उसको सुन रहा है इफेक्टिवली, तो बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी आनी चाहिए ना कि भाई ऐसा क्यों है या ऐसा क्यों नहीं है। अगर बच्चा क्वेश्चन रेज करेगा टीचर से तो उससे क्या होगा, उसकी थिंकिंग डेवलप होगी, ठीक है ना, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो उसकी डेवलप होगी, ठीक है ना। ही इज़ एबल टू नो मोर अबाउट सराउंडिंग, ठीक है ना। एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा, ठीक है ना, और उसका एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो इसीलिए चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी को आप इम्प्लीमेंट करें अपने यहाँ पे, ठीक है ना। जिससे बस हम ये लोग मेन चीज़ क्या है कि हम ये चाहते हैं कि बच्चा इंगेज हो सके बहुत अच्छे से, ठीक है ना, अपनी वॉइस को वो रेज कर सके, अपने ओपिनियंस को वो सामने एक्सप्रेस कर सके, उसके अंदर क्यूरियोसिटी और अच्छे से और नर्चर हो सके, वो बढ़ सके क्यूरियोसिटी, ठीक है ना। ये हम चाहते उसको इनकरेजमेंट मिल सके, ठीक है, उसके एक्सपीरियंसेस इम्प्रूव और ज़्यादा वो गेन कर सके एक्सपीरियंसेस को। तो ये होती है द प्राइमेसी ऑफ एक्टिव लर्नर्स, ठीक है। फिर आते हैं हम लर्नर्स इन कॉन्टेक्स्ट पे, नेक्स्ट कंपोनेंट पे। इसमें देखो क्रिएटिव लर्निंग जो होती है आपकी, क्रिएटिव लर्निंग एनवायरनमेंट जो होता है, जो डेट इज़ बेस्ड ऑन फियर, एक्सट्रीम डिसिप्लिन एंड स्ट्रेस कैन ओनली लीड टू इनकट। देखो जहाँ क्लासरूम में अगर टीचर बहुत ज़्यादा डर बैठा देगा अपना, ठीक है ना, टीचर पढ़ा रहा है लेकिन बच्चों को टीचर का डर बहुत है कि भाई बहुत स्ट्रिक्ट टीचर है, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहना पड़ता है हमें इस टीचर के सामने, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, इससे तो इनएजुकेट लर्निंग होती है, ठीक से लर्निंग नहीं हो पाती है ऐसे में। जब बच्चा टीचर के साथ थोड़ा कहते हैं ना थोड़ा ओपन रहेगा, ठीक है ना, इन कॉन्टेक्स्ट टू लर्निंग, तो वो हिचकेगा नहीं कोई भी क्वेश्चन पूछने में, ठीक है ना। तो क्रिएटिव लर्निंग एनवायरनमेंट होने के लिए डर होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर डर होगा, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होगा, तो इससे तो स्ट्रेस डेवलप होगा और लर्निंग भी बिल्कुल भी सब एकदम मतलब जिसे कहते हैं बहुत ही नॉन इफेक्टिव लर्निंग आपकी होगी ऐसे केस में, ठीक है ना। सेम टाइम पे करिकुलम लोड और एग्जामिनेशन का स्ट्रेस बच्चों पर पड़ जाएगा फिर, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। एग्जामिनेशन स्ट्रेस बच्चों के अंदर नहीं होना चाहिए, करिकुलम का लोड भी बच्चों के ऊपर नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है ना। और जो आपका लर्निंग एनवायरनमेंट हो, ठीक है ना, वो आपका फियर पे या एक्सट्रीम डिसिप्लिन पे बिल्कुल भी बेस्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। अकेडमिक्स के साथ साथ फिजिकल डेवलपमेंट पे भी फोकस किया जाना चाहिए, उसको भी प्रायोरिटी दी जानी चाहिए, ठीक है। स्पोर्ट्स, योगा वगैरह इस टाइप की रिलेटेड एक्टिविटीज़ को भी आपको एनकरेज करना चाहिए, जिससे बच्चे की फिजिकल फिटनेस भी मेंटेन रहे। फिजिकल फिटनेस मेंटेन रहेगी तो बच्चे की मेंटल हेल्थ ऑटोमेटिकली ठीक रहेगी, ठीक है ना। तो इस चीज़ पे फोकस किया जाना चाहिए। डेवलपमेंट एंड लर्निंग, जो लर्निंग होती है ये अलाउ करती है स्टूडेंट्स को टू अंडरस्टैंड द कोर कंसेप्ट एज पर द अंडरस्टैंडिंग। जो लर्निंग होती है, अगर इफेक्टिव लर्निंग होती है तो बच्चे क्या होते हैं, वो जो कंसेप्ट होते हैं, जो कोर कंसेप्ट होते हैं, उनको बच्चे बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हैं अपनी समझ के बेसिस पे, ठीक है ना। इसी से बच्चे की क्या होती है, फिर ग्रोथ होती है, उसकी सेल्फ प्रोग्रेस होती है। तो लर्निंग बहुत मायने रखती है, एक इफेक्टिव लर्निंग बहुत ज़्यादा मायने रखती है। करिकुलम एंड प्रैक्टिस विद इन द क्लासरूम, कोलैबोरेटिव लर्निंग को फैसिलिटेट किया जाना चाहिए, विच विल प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर शेयरिंग मल्टीपल व्यूज एंड ओपिनियंस। वही वाली बात है, कोलैबोरेटिव लर्निंग का मतलब क्या होता है कि सब बच्चे आपस में कोलैबोरेटिवली स्टडी करें, आपस में एक दूसरे के आइडियाज़ को, अपने व्यूज़ को शेयर करें, एक्सप्रेस करें,
ठीक है ना, सबके पास ये अपॉर्चुनिटी हो तो इससे लर्निंग और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। ठीक है ना भाई, 10 अगर स्टूडेंट्स हैं, 10 जने के अपने अपने व्यूज़ हैं, तो लर्निंग और इफेक्टिव होगी। कोई कोई क्वेश्चन पूछेगा, कोई कोई क्वेश्चन पूछेगा, तो हर 10 क्वेश्चन, 10 के 10 आंसर। ठीक है ना, तो उस वो टॉपिक को हम बहुत डिटेल में, गहराई में जाकर हम फिर अच्छे से समझ पाएंगे और लर्निंग इफेक्टिव होगी। तो कोलैबोरेटिव लर्निंग होनी चाहिए क्लासरूम के अंदर, सबके पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए अपने अपने व्यूज़ और ओपिनियंस को एक्सप्रेस करने के लिए। कंडक्टिंग इंटरेक्टिव डिस्कशंस आप वहाँ पे करवा सकते हो, क्विज सेशंस आप करवा सकते हो स्कूल्स में, क्लासरूम्स में। ठीक है, जिससे बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे ग्रुप नहीं बता देते स्कूल में कि ये ग्रुप ए की टीम है, क्लासरूम में ये ग्रुप बी की टीम है, ये ग्रुप इससे क्वेश्चन पूछता था, वो ग्रुप इससे क्वेश्चन पूछता था, है नहीं, एक दूसरे के ग्रुप को स्कोर देते थे, गेम टाइप से खेलते थे। तो इंटरेक्टिव डिस्कशंस होने चाहिए आपस में बच्चों में, कुछ सेशंस होने चाहिए। इससे क्या होता है कि बच्चे क्वेश्चन भी खुद से पूछते हैं, आंसर भी खुद देते हैं। तो ठीक है ना, क्वेश्चन डिपेंडिंग होते हैं जो भी कुछ उन्होंने लर्न करा है स्कूल में या अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के थ्रू। ठीक है, जनरल नॉलेज क्वेश्चंस हो गए या जो भी टाइप के भी क्वेश्चंस हो गए, उस तरह के क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। तो इससे भी इंटरैक्टिव डिस्कशन से, कोई सेशन से भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। इससे भी लर्निंग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। कोलैबोरेटिव लर्निंग भी आपकी बढ़ती है इससे। इंटेलिजेंट गैसिंग को भी इनकरेज करा जाना चाहिए कि थोड़ा बहुत बच्चा गैस करना भी चाहिए चीज़ों को। ठीक है ना, बच्चे के पास इतनी लिबर्टी हो कि वो अपना पर्सपेक्टिव जो है वो अपना शेयर करे। ठीक है ना, कि उसके माइंड में इस टॉपिक को लेकर उसका क्या पर्सपेक्टिव है, थोड़ी इंटेलिजेंट गैसिंग भी वो करना सीखे। ठीक है, तो ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं, इनको भी ध्यान करिकुलम में इंक्लूड करना चाहिए। एक्टिव एंगेजमेंट बच्चों का ज़रूर होना चाहिए क्लासरूम एक्टिविटीज़ में। इसके लिए आप डिबेट करा सकते हो, क्लासरूम्स में डिबेट कराते हैं तो बच्चे अपने अपने व्यूज़ रखते हैं, तो इससे भी बच्चे की एक्टिव एंगेजमेंट होती है नहीं, इससे एक्टिव एंगेजमेंट बढ़ती है क्लासरूम में। तो ये बहुत ज़रूरी है। लास्ट आपका कंपोनेंट आता है क्रिटिकल पैडोलॉजी। क्रिटिकल पैडोलॉजी क्या होता है कि टीचर और स्टूडेंट के बीच का रिलेशनशिप भी एक बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है ना, इंगेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के बीच का क्लासरूम में। इससे भी क्या होता है, पार्टिसिपेशन बढ़ता है लर्निंग में। ठीक है ना, फिर टीचर भी पार्टिसिपेट करेगा, अगर वो कोई टॉपिक पढ़ा रहा है, स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट करेगा, इंगेजमेंट दोनों का रहेगा अगर लर्निंग में। तो इससे क्या होता है कि आपकी लर्निंग बहुत इफेक्टिव लगती है। ठीक है ना, जो टीचर का रोल होता है कि वो एक सेफ़ और इंक्लूसिव इन्वायरमेंट क्रिएट करके चले, स्टूडेंट्स अपने फ्रीली अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर सकें टीचर्स के सामने। ठीक है, बिना कोई जजमेंट हुए। कि कई बार होता है कि बच्चा क्वेश्चन से पूछता है पर वो उसके मन में ये रहता है कि यार टीचर क्या सोचेगा, कि इस बच्चे को इतना भी नहीं पता, या वो आसपास मन में फ्रेंड्सों को लेके ही सोच लेता है क्या मैं सवाल पूछूंगा पर पता नहीं बच्चे क्या सोचेंगे, टीचर जज तो नहीं करने लग जाएगा। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, एक इंक्लूसिव इन्वायरमेंट होना चाहिए। टीचर हर बच्चे को एक साथ लेकर चले, ऐसा ना हो कि कोई डल बच्चा है वो बिल्कुल बुद्धू क्वेश्चन पूछ रहा है तो ये क्या कोई क्वेश्चन है तो मैं इतना भी नहीं पता, इस तरीके का नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो टीचर का काम क्या होना चाहिए, सेफ़ एंड इंक्लूसिव इन्वायरमेंट को क्रिएट करना, और बच्चों का काम क्या होना चाहिए, अपने एक्सपीरियंस को फ्रीली, बिना किसी डर के, बिना किसी हिचक के टीचर के सामने एक्सप्रेस करना, उनसे पूछना। ठीक है, विदाउट बीइंग जज्ड। ओके, तो स्टूडेंट एंड टीचर का इंगेजमेंट, पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये थे इसके कंपोनेंट्स। ठीक है, अब करिकुलर एरिया, स्कूल स्टेजेस एंड असेसमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि ये सब चीज़ें क्या थी। देखो इसमें इन्होंने क्या क्या इंक्लूड करा था, लैंग्वेज में भी कैसा था, 3 लैंग्वेज स्ट्रक्चर था। मदर लैंग्वेज को तो प्रायोरिटाइज दी गई थी, फर्स्ट लैंग्वेज, दूसरी हिंदी जो कि आपकी मातृभाषा है, हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स जो होती थी। ठीक है ना, और थर्ड हो गई आपकी इंग्लिश। और जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स होती थी उनके लिए हिंदी कंपलसरी कर दिया गया था, क्योंकि नेशनल लैंग्वेज है तो ये सबको आनी चाहिए। ठीक है, मैथमेटिक्स पे फोकस किया गया था। ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनको करिकुलम में कंपलसरी करा गया था कि ये तो होने ही चाहिए। मैथमेटिक्स हो गया, कोर मैथमेटिकल कंसेप्ट बच्चों को आने ही आने चाहिए, जैसे कि आपका अलजेब्रा है, अर्थमेटिक है, ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है ना, इससे बच्चों को थोड़ा बहुत मैथमेटिकल कंसेप्ट के बारे में आइडिया मिलता है। ठीक है ना, जिससे कि बच्चे जो होते हैं जनरलाइज कर पाते हैं चीज़ों को। ठीक है ना, एब्स्ट्रैक्ट कर पाते हैं डेटा को। ठीक है, तो ये कोर मैथमेटिकल कंसेप्ट है, बेसिक है, जो बच्चों को आने ही आने चाहिए थे। ठीक है, इससे क्या होता है कि आप क्या होते हैं, कुछ अलग अलग रिप्रेजेंटेशन के थ्रू जो डिफ़िकल्ट मैथमेटिकल कंसेप्ट होते हैं उनको आप इजीली पढ़ा सकते हो। ठीक है ना, कंप्यूटर्स मैंडेटरी होना चाहिए स्कूल्स में, है ना, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन का ज़माना, आजकल तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, एआई का ज़माना है, तो कंप्यूटर्स तो मस्ट है ना। तो बच्चों को तो सब इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज जो होती हैं कंप्यूटर्स पढ़ाने के लिए, कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए या कंप्यूटर की नॉलेज देने के लिए, जिस टाइप की भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है
तो वो आपको जो है बच्चों को प्रोवाइड करनी है। इन केस अगर आप अवेलेबल नहीं भी करवा पा रहे हो तो बच्चों को एडुकेट नॉलेज तो उनके रिगार्डिंग देनी ही देनी है। एटलीस्ट बच्चों को नॉलेज तो होनी चाहिए, ठीक है। साइंस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका, ठीक है ना। इसमें हम क्या है, साइंस क्या है, फैक्ट्स एंड फिक्शंस को ही तो आपस में डिफ्रेंशिएट करता है। फिक्शंस होती हैं आपकी कहानियाँ, फैक्ट्स होते हैं आपके जो फैक्ट्स बेस्ड होते हैं, जो एक्सपेरिमेंट बेस्ड होते हैं, जो थ्योरी बेस्ड होते हैं। तो उन दोनों को ही तो डिफ्रेंशिएट करता है कि किसी ने, है ना नहीं। तो साइंस का तो काम यही होता है, कहते हैं ना कि जो गॉड है और जो साइंस है इसके बीच में सिर्फ एक बाउंड्री का डिफरेंस है, ठीक है। क्योंकि जो साइंस होती है फैक्ट्स पे डिपेंड करती है, जो गॉड की कहानियाँ, जो गॉड के किस्से होते हैं वो सब फिक्शन है, एक तरीके से कहानी बेस्ड होते हैं। भाई किसी ने सुना तो है नहीं, जो बुक्स हम लोग को होली बुक्स मिली हैं, जो हमें रची हुई है अपने देश में, उनको ही हम एज्यूम कर रहे हैं कि हाँ ऐसा है, ऐसा महाभारत में हुआ था, ऐसा रामायण में हुआ था। तो ये फिक्शंस में आ जाती हैं चीज़ें, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो बच्चों को साइंस की तो नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना। सोशल साइंस के बारे में बच्चों को पता होना चाहिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, क्या हमारे आसपास देश में चल क्या रहा है, ठीक है ना, हमारी प्रगति कैसी है, ठीक है ना। पॉलिटिकल साइंस में क्या क्या चला, इकोनॉमी, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। इससे बच्चा जो होता है थोड़ा सोशली कनेक्ट हो पाता है, ठीक है ना। सोशल वैल्यूज़ उसकी थोड़ी इंक्रीज़ होती हैं, थोड़ा बहुत सोशल वर्क्स पर ध्यान भी दे पाएगा, इसी वजह से वो आर्ट एजुकेशन पे फोकस किया जाना चाहिए। देखो आर्ट को कभी इतनी इंपॉर्टेंस मिली नहीं, क्योंकि इसको हमेशा एज अ हॉबी समझा जाता था, या फिर कह दो कि आप फ्री हैं तो, या फिर आपका बहुत ज़्यादा मन है तो एज ए लीजर एक्टिविटी समझा जाता था, ठीक है ना। तो इसको हम जो है अपने स्कूल में स्कॉलिस्टिक इवेंट्स के थ्रू हम इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जैसे होते हैं ना कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ड्राइंग कंपटीशन हो गया, राइटिंग कंपटीशन हो गया, रीडिंग कंपटीशन हो गया, ऐसे कंपटीशन हो गया, दिया मेकिंग कंपटीशन होता है, राखी मेकिंग कंपटीशन, ये सब आर्ट एजुकेशन में ही आ जाते हैं। तो इससे क्या होता है, बच्चे के अंदर की जो आर्टिस्टिक कैपेबिलिटीज़ होती हैं वो इंक्रीज़ होती हैं, ठीक है ना। तो उसको भी हमें इंक्रीज़ करना चाहिए। हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन होनी चाहिए, वही वाली बात है, बच्चा अगर फिजिकली फिट रहेगा तो मेंटली फिट ऑटोमेटिकली रहेगा। तो स्पोर्ट्स, योगा, ये सब भी अपने करिकुलम में इंक्लूड करना चाहिए। तो हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन भी होनी चाहिए, ठीक है। वर्क एजुकेशन भी होनी चाहिए। इससे क्या होता है, बच्चा जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिव थिंकिंग, सिचुएशन एनालिसिस और इफेक्टिव कम्युनिकेशन बढ़ती है उससे बच्चे की, ठीक है ना। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है उसकी। एक इन्होंने पीस एजुकेशन की भी बात करी थी, मैंने मतलब बताया था। तो एजुकेशन फॉर पीस भी होनी चाहिए, मतलब मोरल वैल्यूज़ बच्चे के अंदर आनी चाहिए। बच्चों को जो है आपका जस्टिस जो है या टॉलरेंस क्या होता है, इन सब के बारे में, ऐसे ऐसे कुछ टॉपिक्स के बारे में बच्चों को पता होना चाहिए। उससे भी इनकी इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, ठीक है ना। तो ये इन सब चीज़ों के बारे में, जैसे कि कुछ होता है ना पीस वाले सब्जेक्ट, तो वायलेंस क्या होता है, टॉलरेंस क्या होता है, जस्टिस क्या होता है ना। तो इन सब चीज़ों के बारे में बच्चों को थोड़ा बहुत पता होना चाहिए जो पीस के रिगार्डिंग होते हैं। तो इससे पता होगा तो थोड़ी उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, और फिर उसी के अकॉर्डिंग फिर वो उसकी पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है, यानी उसका करेक्टर डेवलप हो जाता है इसी के भी हाथ पे, ठीक है। तो ये हैं आपके की करिकुलर एरियाज़ क्या थे, ठीक है ना, क्या क्या असेसमेंट्स इन्होंने अपने करिकुलम में इंक्लूड करे थे, ठीक है। तो ये आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के बारे में था। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो पूछ सकता है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नेशनल नॉलेज कमीशन के बारे में। नेशनल नॉलेज कमीशन के बारे में, जब मनमोहन जी आपके प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे ये आपका लाया गया था 2006 टू 2009 तक, ठीक है। ये आपका लास्ट टॉपिक है इस यूनिट 3 का। उसके बाद हम यूनिट 4 पे आएंगे। ये लास्ट टॉपिक है आपका, ठीक है। तो इसमें सब पॉइंट्स हैं, ज़्यादा कुछ ऐसा खास है नहीं। मतलब आप थ्योरी, अगर स्टोरी बेस्ड भी अगर आप इसको समझ से लेते तो खुद से लिख पाएंगे, ऐसा कुछ उसमें खास है नहीं, ठीक है। सो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।